नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त में मेनली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: रक्त का संगठन, रक्त समूह और रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हार्ट वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र और रक्त समूह के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज जो मेन टॉपिक है वो है रक्त का संगठन। तो रक्त के संगठन में पहले हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पॉइंट वाइज कुछ बातें हैं जिनसे सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, फिर रक्त के संगठन को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रक्त के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं या हीमेटोलॉजी भी बोल देते हैं। सीरोलॉजी और हीमेटोलॉजी दोनों शब्द काम आते हैं, ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कई बार क्वेश्चन आता है रक्त क्या है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन होता है तरल संयोजी ऊतक। तरल तो इसकी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, संयोजी यानी जोड़ने वाला, क्योंकि रक्त पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, और ऊतक यानी कोशिकाओं का समूह, इसलिए रक्त क्या होगा? एक तरल संयोजी ऊतक हो गया। रक्त की अवस्था कॉलोइड अवस्था होती है। कॉलोइड अवस्था केमिस्ट्री का भाग है, लेकिन इसको ऐसे सकते हो कि कॉलोइड अवस्था के कुछ गुण होते हैं बहुत सारे, और समझने के लिए ये समझ सकते हो कि ये थोड़ा गाढ़ा होता है, या एक सिंपल कपड़े से या किसी बहुत सिंपल छलनी से इसको छानोगे तो पूरा का पूरा नहीं छानता है। ऐसी अवस्था को कॉलोइड अवस्था कहते हैं। बाकी इसके बहुत सारे, कॉलोइड नेचर केमिस्ट्री का एक भाग है, ठीक है। रक्त की मात्रा पुरुष और महिलाओं में कितनी कितनी होती है? तो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा रक्त थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पुरुषों में रक्त 5 to 6 लीटर और जनरली 5.5 लीटर होता है, ठीक है। और महिलाओं में 4.5 to 5.5 लीटर और जनरली 5 लीटर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि पुरुषों में रक्त की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 5 लीटर महिलाओं में, पुरुषों में 5.5 लीटर, ठीक है। एक उपकरण होता है जिसका नाम है हीमसाइटोमीटर, ठीक है। अब इसको भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखोगे हीम मतलब ब्लड, साइटो मीन्स कोशिकाएं, और मीटर मीन्स नापने का यंत्र। तो रक्त की कोशिकाओं की गणना करने का जो यंत्र होता है उसे हीमसाइटोमीटर कहते हैं। अब चाहे वो रक्त की गणना करने का क्वेश्चन पूछे, चाहे आरबीसी की गणना करने का क्वेश्चन पूछे, चाहे प्लेटलेट का या डब्ल्यूबीसी का, किसी भी कोशिका की गणना करने का यंत्र का नाम पूछे तो हमें हीमसाइटोमीटर का आंसर देना है, ठीक है। अब आता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। और 7.4 पीएच मान का मतलब हो गया कि ये बहुत हल्का क्षारीय है, ठीक है। क्योंकि 7 किसका पीएच होता है? उदासीन का या न्यूट्रल का पीएच 7 होता है। तो 7.4 का मतलब हो गया 0 से 7 और 7 से 14। तो ये तो हो गए अम्ल और ये हो गए क्षार, और 7 हो गया उदासीन। तो 7 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये हल्का क्षारीय है। ये क्या है? हल्का क्षारीय है, ठीक है। अब बफर क्या होते हैं कि जिनका पीएच मान बदलता नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत अम्ल या थोड़ा बहुत क्षार मिलाने पर भी इसका पीएच की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको हमको क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। बफर की तरह कार्य करता है। तो ब्लड का पीएच मान हमेशा 7.4 ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एसिड है, थोड़ा बहुत बेस मिलाने से उसमें परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इसको बफर कहते हैं। तो ब्लड क्या है? 7.4 पीएच का हल्का क्षारीय बफर है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? वयस्कों में ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। वयस्कों में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बोन मैरो, अस्थि मज्जा में वयस्कों में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण के अंदर अस्थि मज्जा उतनी डेवलप नहीं होती, भ्रूण की हड्डियाँ ही बहुत छोटी होती है। और पहली बात ये और समझ लो, बोन मैरो है क्या? बोन मैरो क्या होती है कि जैसे ये मान लो एक कोई बोन है, ठीक है। तो इसका जो शाफ्ट वाला पोर्शन है, जो बीच वाला पोर्शन है, इसके अंदर का भाग, जो नॉन वेजिटेरियन जानते होंगे कि वो थोड़ा जालीदार सा जो दिखता है, जिसको चूस के खाते भी हैं लोग बाग, तो उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो ये भाग क्या है? अस्थि मज्जा, ठीक है। तो इस अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण में ये अस्थियाँ इतनी डेवलप नहीं होती, इसलिए भ्रूण में रक्त कोशिकाओं का निर्माण लीवर के अंदर होता है। भ्रूण में लीवर के अंदर होता है, ठीक है। ब्लड के कार्य क्या क्या है? ब्लड क्या क्या काम करता है? तो सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट काम करता है कि ब्लड ताप नियंत्रण करता है, क्योंकि मानव शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, और उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा।
रक्त का दूसरा काम है परिवहन, और परिवहनों में भी किन किन का परिवहन? पोषक पदार्थों का, गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। पोषक पदार्थ मतलब जो हम खाते हैं वे पोषक पदार्थ एक जगह से दूसरे स्थान पर जहाँ आवश्यकता है वहाँ आहार नाल से अन्य भाग में लेके जाता है। गैस को कहाँ लेके जाएगा? फेफड़ों से टिश्यू तक, उत्तकों तक, और उत्तकों से फेफड़ों तक गैस का परिवहन करेगा। यूरिया का परिवहन करेगा, लीवर में बनेगा, उसको किडनी तक लेके जाएगा, किडनी से छनकर बॉडी से बाहर यूरिनेट हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि हार्मोन का परिवहन भी रक्त से ही होता है। हार्मोन भी किससे ही परिवहन होते हैं? रक्त से। हार्मोन है ही वो जो रक्त में छोड़े जाते हैं, और हार्मोन कौन स्त्रावित करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद कर लो। अंतःस्रावी ग्रंथियां ही हार्मोन को स्त्रावित करती हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम रक्त का संगठन, कि रक्त जिसे हम कह रहे हैं, जिसके बारे में इतनी रामायण दे रहे हैं हम, कि ये रक्त है क्या? तो रक्त क्या है? रक्त में होती हैं, अगर रक्त को मैं 100% मान लूँ तो रक्त में 45% कणिकाएं हैं, 55% प्लाज्मा है। रक्त में 45% तो कणिकाएं, कणिका मीन्स कोशिका वाला भाग, और प्लाज्मा मीन्स द्रव भाग, तरल भाग। ठीक है, कणिकाओं में 3 कोशिकाएं मुख्यतः होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हम अलग से पूरा पढ़ेंगे, एक बार प्लेटलेट को समझ लेते हैं कि प्लेटलेट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो प्लेटलेट की संख्या होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन mm ऑफ ब्लड। मतलब अगर 1 mm बाई 1 mm का एक घन बनाऊं तो उसके अंदर जितना ब्लड आएगा 1 डेसीलीटर आता है, उसकी के अंदर 1.5 लाख से 3.5 लाख तक प्लेटलेट होती हैं। प्लेटलेट का काम होता है शक्ति प्रदान करना। जब प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो आदमी थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, और ये डेंगू और टाइफाइड ऐसी बीमारियों में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। प्लेटलेट का निर्माण कैसे होता है? प्लेटलेट में एक बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, एक बड़ी कोशिका है, और उस बड़ी कोशिका को मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक मान लो ऐसी बड़ी कोशिका है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें एक केंद्रक भी है। ठीक, इसको हम बोलेंगे मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट। एक मिनट, और ये मेगा कैरियोसाइट है। इस मेगा कैरियोसाइट का होगा विखंडन। ठीक है, और इससे बहुत सारी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका से कई कोशिकाएं बनेंगी। तो अब केंद्रक तो इनके पास होगा नहीं, तो ये क्या हो गई? केंद्रक रहित। तो इनमें केंद्रक नहीं होता है, और ये कोशिकाएं ही क्या कहलाती हैं? प्लेटलेट कहलाती हैं, यही कोशिकाएं। ठीक है, तो मेगा कैरियोसाइट एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक भी होता है, और उसी के विखंडन से प्लेटलेट बनती है, और इन्हीं प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कह देते हैं। इन्हीं प्लेटलेट को हम क्या बोल देते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट ध्यान रखना है भाई, कई बार प्लेटलेट नहीं देखे थ्रोम्बोसाइट लिख देता है, और वो सिर्फ संख्या पूछ लेता है कि मानव रक्त में थ्रोम्बोसाइट की संख्या कितनी है। हम प्लेटलेट याद करते रहते हैं, और वो थ्रोम्बोसाइट पूछ लेता है। कार्य शक्ति प्रदान करना है, ये मैंने बता दिया। अब हम वापस चलते हैं रक्त के संगठन को ही। कणिकाएं देख ली, 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, और प्लाज्मा 55% भाग होता है, और इस 55% का भी 90 से 92% भाग जल होता है। ठीक है, अब बचा 8 से 10% भाग में 1 से 2% भाग अकार्बनिक आयन होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ऐसे आयन जो अकार्बनिक आयन है वो 1 से 2% होते हैं। बाकी 6 से 8% भाग में प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन थोड़े इंपॉर्टेंट है, जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन ही बोलते हैं। ये प्रोटीन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला फाइब्रिनोजन या फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जैसे इसके नाम में ही दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है? फाइबर। तो फाइबर से ये ऐसे फाइबर बनाता है, और उन फाइबरों से रक्त का थक्का जमवाता है। ऐसे फाइबर लंबे रेशेदार प्रोटीन होते हैं जो जहाँ कट लगता है वहाँ ऐसे आके जमा हो जाते हैं, तो ये रक्त का थक्का जैसा महसूस होता है। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। दूसरा प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? प्रतिरक्षा का काम करता है। हम जब एंटीबॉडी पढ़ते हैं तब वहाँ पढ़ते हैं कि एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो वो प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी में काम आता है और प्रतिरक्षा का काम करता है। तीसरा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन परासरणीय संतुलन को बनाकर रखता है कि परासरण दाब कम ज़्यादा नहीं हो,
रक्त का, नहीं तो रक्त में बहुत सारा पानी अंदर आ जाएगा, जल अंदर आ जाएगा या जल रक्त से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो उस परासरणीय दाब को सेट करके रखने का काम किसका है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन का है। तो तीनों प्रकार के प्रोटीन हो गए, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, एक और स्पेशल चीज होती है, वो होती है क्लोटिंग फैक्टर। ऐसे फैक्टर का मतलब वो होता है जो क्लोटिंग की प्रोसेस में काम आए या इनिशिएट करें, कुछ न कुछ उनकी हेल्प हो। तो जो रक्त का थक्का जमाने का जो प्रोसेस है जिसको क्लोटिंग बोलते हैं, उसमें काम आने वाले कुछ फैक्टर हैं जिनको क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ तक की बात समझ आ रही है। रक्त संगठन में 45% कणिकाएं हैं, कणिकाएं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है, 55% प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जल है, अकार्बनिक आयन है और कुछ 3 प्रकार के मोटे मोटे प्रोटीन है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं प्लाज्मा में से ये क्लोटिन फैक्टर माइनस कर दूं, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, तो ये बच जाएगा सीरम। अब इसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होने के कारण ये सीरम कभी भी रखा रखा क्लोट नहीं होगा, इसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और इस थक्के नहीं जमने की प्रॉपर्टी को ही काम में लेते हुए हम इससे ब्लड टेस्ट करते हैं। जितने भी रक्त से टेस्ट होते हैं, टाइफाइड, FSH, LH, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, जितने भी प्रकार के टेस्ट रक्त से होते हैं वो सब सीरम पर परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। तो अगर उसे रख भी दिया तो क्लोट नहीं होगा। तो सीरम किसको कहते हैं? प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, सीरम कहते हैं प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर को। नेक्स्ट चीज़ है आरबीसी। अब मैंने यहाँ कणिकाओं में 2 कणिकाएं मैंने यहाँ छोड़ दी थी, इनको आगे बताऊंगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो आरबीसी पर ध्यान देते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है मैक्सिमम, 120 दिन के कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 120 दिन होता है। आरबीसी केंद्रक रहित होती हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, क्योंकि आरबीसी में जितना भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं या जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको आरबीसी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। इसलिए आरबीसी केंद्रक रहित होती है। आरबीसी की सेव बाइकॉनकेव होती है, दोनों तरफ से दबी हुई होती है। आरबीसी दोनों तरफ से अंदर घुसी हुई होती है, तो इसलिए इसे द्वि अवतल आकार की बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखना मैं भूल गया, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का ही दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। जैसे प्लेटलेट का नाम था थ्रोम्बोसाइट, वैसे आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी की संख्या होती है 55 लाख, प्लेटलेट थी 1.5 लाख टू 3.5 लाख, और आरबीसी है 55 लाख या 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो मैंने रक्त के निर्माण पर बात की थी वो आरबीसी के निर्माण पर भी लागू होती है, और भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है। आरबीसी की जब डेथ हो जाती है, आरबीसी का जब लाइफ स्पान या समय काल पूरा हो जाता है, तो आरबीसी सबसे पहले डिग्रेड होती है लीवर में। लीवर में आरबीसी में से लौह पदार्थ को निकाल लिया जाता है, और इसे उसके बाद में बचा हुआ माल आरबीसी का बिल्कुल उसको क्रश करने के लिए, बिल्कुल उसको डेथ के बाद उसके जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें निकालने के लिए आरबीसी को स्प्लीन में भेज दिया जाता है। इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। स्प्लीन प्लीहा को बोलते हैं, जो अमाशय के नीचे, अग्नाशय और अमाशय के बीच में पाई जाने वाली संरचना है स्प्लीन, जो लीवर से आरबीसी के आने के बाद उसे पूरी तरह डिग्रेड कर देती है, और इसीलिए स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला वर्णक है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का खुद का रंग बैंगनी होता है, ये याद रखना भाई। हीमोग्लोबिन का रंग तो बैंगनी होता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो उसका रंग लाल कलर का हो जाता है, और उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वो ग्रे कलर का होता है, ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है, इसलिए उसको, और इसका नाम होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनता है तो एक पॉइजनस पदार्थ में कन्वर्ट होता है, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखना, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलता है तो कार्ब अमीनो होता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो कार्बोक्सी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी मत कर देना भाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इनके नाम ध्यान रखना, दोनों बड़े कन्फ्यूजिंग है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई तो वो कभी भी इससे सेपरेट नहीं होगी, और ये ब्लड में घूमता ही रहेगा। इसलिए कई बार सुना होगा कि रात को सिगड़ी जलाकर सोए और सुबह मृत्यु हो गई या सुबह जगे ही नहीं, क्योंकि
सिगड़ी से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही थी वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती गई और सारे हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ने से अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। इसलिए रात को बंद कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ जला के नहीं सोनी चाहिए जिससे धुआं उत्पन्न होता हो, क्योंकि उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देगा। ठीक, हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ मूल चीज़ें समझते हैं। हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन है और हीम एक आयरन फॉस्फाइड है जिसमें लौह तत्व पाया जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन क्या हो गया, लौह युक्त प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जिसमें लोहे की उपस्थिति हो, आयरन की उपस्थिति हो, फेरस की उपस्थिति हो। तो ये आयरन किस में मदद कर रहा है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में। हीमोग्लोबिन किसके लिए जरूरी है, आरबीसी के लिए। ठीक है, तो लोहे की कमी से, लोह तत्व की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और इस हीमोग्लोबिन की कमी से आरबीसी की कमी हो जाती है। इसी को हम एनीमिया रोग कहते हैं। एनीमिया मीन्स रक्त की कमी या आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी को बोलेंगे एनीमिया। और एनीमिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो एनीमिया का कारक है, वो है आयरन की कमी। एनीमिया का कारक क्या है, आयरन की कमी। जैसे सेव और ऐसी पालक, ऐसी चीज़ों में आयरन मिलता है, तो आयरन न खाने पर हीमोग्लोबिन की कमी होगी और उससे एनीमिया रोग होगा। ये कई बार पूछा हो क्वेश्चन है, एनीमिया रोग। ठीक है, किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का वाहक की तरह काम करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक मुख्य रूप से है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को भी वाहक के रूप में लेके जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का वाहक। हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम। अब ये जो रक्त की मात्रा पर नियम लागू था पुरुष और महिला का, वो हीमोग्लोबिन पर लागू है, क्योंकि पुरुषों में ये 14 से 16 होती है और महिलाओं में 12 से 14 के आसपास होती है। ठीक है, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर डेसीलीटर ब्लड में, पर 100 ml ब्लड में। तो ये एक 100 ml रक्त जिसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है, वो 20 ml ऑक्सीजन ले जा सकता है उत्तकों तक। लेकिन पूरा 20 ml उत्तकों को नहीं देकर सिर्फ 5 ml ही उत्तकों को प्रदान करता है और बाकी 15 ml इसी के साथ ट्रेवल कर सकता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, वैसे टफ क्वेश्चन है, जनरल साइंस में नहीं पूछा जाना चाहिए, कि 100 ml रक्त उत्तकों को कितना ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो 100 ml रक्त लेकर तो 20 ml जाता है, लेकिन उत्तकों को 5 ml प्रदान करता है। तो 100 ml रक्त 20 ml रक्त ले जा सकता है, उसमें से 5 ml रक्त उत्तकों को, 5 ml रक्त नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 20 ml ऑक्सीजन लेके जा सकता है, उसमें से 5 ml ऑक्सीजन ही उत्तकों को प्रदान कर सकता है। और ये क्या है, एक वर्णक है। वर्णक मीन्स जो रंग प्रदान करता है। और मैंने कहा कि आरबीसी का लाल रंग भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, इसलिए इसे वर्णक कहते हैं। आरबीसी में उपस्थित होता है। आरबीसी के बारे में यही कुछ मोटी मोटी चीज़ें ये याद रखनी है। ठीक है, और थर्ड चीज़ है डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी समझ ली, प्लेटलेट समझ ली, और अब डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट को बोलते थे थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी को बोलते थे इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कोई रंग नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी एकमात्र कोशिका है अभी तक की जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसको श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिका। और आरबीसी को लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं बोल देते हैं। ठीक है, अभी तक की एकमात्र कोशिका है डब्ल्यूबीसी, ब्लड में पाए जाने वाली या रक्त में पाए जाने वाली, जिसमें उपस्थित है क्या, केंद्रक उपस्थित है। बाकी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट में केंद्रक उपस्थित नहीं था। तो किसी के भी ब्लड में से अगर डीएनए को बाहर निकालना है तो डब्ल्यूबीसी से डीएनए बाहर निकलता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, लगभग 4.5 हज़ार, यानी 4,500 से 11,000 प्रति mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसकी संख्या याद रखनी है, 4.5 हज़ार से 11,000। इसका लाइफ स्पान कितना होता है, तो इसका जीवन काल होता है लगभग 4 दिन। ठीक है, कई जगह 4 से 10 दिन भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, कई जगह 4 से 7 दिन भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया 4-5 दिन के आसपास जो ऑप्शन आएगा उसको टिक करना है। ठीक है, क्योंकि ये 5 प्रकार की होती हैं, तो सबका जीवन काल अलग अलग होता है, इसलिए ये इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं। इनको याद रखने का एक तरीका हो सकता है जो बहुत लोग मानते हैं, NLMEB।
कुछ भी याद रखना है ना, नथुलाल मास्टर ईबी, नथुलाल मास्टर ईबी, ऐसे कुछ जो भी तुमको बढ़िया लगे वो याद रख लेना, ठीक है। ये क्रम किसका है? ये इनकी संख्या का क्रम है। ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है, ठीक है। तो ये संख्या का क्रम है, संख्या का क्रम, ठीक है। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। देखो अधिकतर एग्जाम में इनके नाम पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार मोनोसाइट से 1-2 बार क्वेश्चन आया कि मोनोसाइट का क्या कार्य है, तो इसका काम है भक्षण करना। पहले क्या करेगा, कोई भी एंटीजन, कोई भी बाहरी पदार्थ शरीर के अंदर आया, कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर आया, तो एंटीबॉडी उसको पकड़ के लिम्फोसाइट के पास ला देगी। लिम्फोसाइट उसे खत्म करेगा, लिम्फोसाइट उसको किल करेगा, उसके एंटीजन प्रोटीन्स को किल करेगा। लिम्फोसाइट जब उसे किल करेगा तो लिम्फोसाइट के किल करने के बाद में लिम्फ बचे हुआ कार्य, उसका भक्षण, उसको डाइजेशन करना, उसको पचाने का काम, उसको खाने का काम कौन करेगा? मोनोसाइट करेगा। तो मोनोसाइट का काम भक्षण होता है और लिम्फोसाइट का काम उसको खत्म करना होता है, किल करना होता है। और कुल मिलाकर इस WBC का कार्य, 5 प्रकार की WBC का कार्य मिलाकर होता है प्रतिरक्षा करना, ठीक है। कि 5 प्रकार की WBC प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। इम्यूनिटी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, और पार्टिकल में बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी चीज़ों के खिलाफ हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। एक बार मैं 10 to 15 सेकेंड में इसका रिवाइज करवा देता हूँ, देख लो भाई, ठीक है। हम रक्त के बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें पढ़ी। अध्ययन को सीरोलॉजी, हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। ये तरल संयोजित तक है, कोलॉइड अवस्था है। मात्रा इसकी 5 से 5.5 लीटर होती है। हिमेसाइटोमीटर गणना करने का यंत्र है। ये बफर है 7.4 pH का। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, भ्रूण में निर्माण लीवर में होता है। इसका काम ताप नियंत्रण है, परिवहन करना है, और परिवहन में भी ये 4 चीज़ों का परिवहन रक्त करता है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फर्स्ट स्लाइड का, मैं उसे और थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। अब सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। रक्त का संगठन। रक्त के संगठन में कणिकाएं हैं 45%, प्लाज्मा है 55%। कणिकाओं में RBC, WBC, प्लेटलेट है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख होती है। मेगा कैरियोसाइट के विखंडन से बढ़ती है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल है, 1-2% अकार्बनिक आयन है, सोडियम पोटेशियम जैसे, 6 से 8% प्रोटीन है, 3 प्रकार के प्रोटीन है, और क्लोटिंग फैक्टर है। सीरम किसे कहते हैं? अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो सीरम कहलाएगा। RBC की लाइफ स्पैन 120 दिन होती है और केंद्रक रहित होती है। केंद्रक एब्सेंट होता है इसका मतलब, ठीक है। और द्विअवतल इसका आकार होता है, 55 लाख इसकी संख्या है। अस्थिमज्जा में निर्माण होता है, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जब RBC की डेथ हो जाती है तो वो लीवर से स्प्लीन में जाती है। हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम, ये याद रखना है, इसकी मात्रा कई बार पूछता है। और एनीमिया रोग, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम होता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और WBC इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। केंद्रक उपस्थित होता है, 5 प्रकार की होती हैं, 4,500 से 11,000 इनकी संख्या है, और इनका काम प्रतिरक्षा करना है। ये प्रतिरक्षा वाला पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक